प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर कई विकास परियोजनाओं को देश को किया समर्पित। केवडिया में एकता क्रूज सेवा की शुरुआत। प्रदेश में पिछले 7 सप्ताह से कोरोना संक्रमण की गति में आ रही है कमी। ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 4,48,644। रिकवरी रेट हुआ 93.45%। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार में आई तेजी। विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनता से मांगे वोट। अकीदत के साथ मनाया जा रहा है ईद-ए-मिलादुल-नबी का पर्व। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत कार्यक्रमों का आयोजन। मौलानाओं ने कहा गाइडलाइन का पालन करते हुए करें इबादत। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा। आप देखिए मेरे साथ समाचारों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने यहां कई परियोजनाओं की सौगात दी। अपने 2 दिवसीय दौरे पर केवडिया पहुंचे प्रधानमंत्री ने एकता क्रूज सेवा की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इस वन में करीब 5 लाख से अधिक औषधियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां गोल्फ कार्ट में बैठकर पूरे वन का चक्कर लगाया। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। आरोग्य वन के बाद प्रधानमंत्री ने एकता मॉल का उद्घाटन किया। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों और संस्कृति से जुड़े हैंडलूम के सामान मिल पाएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर दुनिया भर में लोग आते हैं। ऐसे में यहाँ एक ही जगह पर लोगों को देश के अलग अलग हैंडलूम प्रोडक्ट मिल पाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने यहाँ पार्क का जायजा लिया और मक्खन भी निकाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने रामायण के पाठ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में जल्द ही हर घर तक पानी पहुंचेगा। यहां के विकास के लिए डिफेंस कॉरिडोर मिला है, जिससे पूरे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें योजनाओं का लाभ प्रत्येक घर तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालापुर और राजापुर को जोड़कर पर्यटन का एक नया स्वरूप विकसित करेंगे। चित्रकूट वायु सेवा से जुड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र को स्वावलंबन की दिशा में ले जाना है। नानाजी के सपने को साकार करना है। उन्होंने आधुनिक भारत में ग्रामीण स्वावलंबन का सपना देखा। मुख्यमंत्री ने शरद पूर्णिमा का जिक्र करते हुए कहा कि आप सभी इस अवसर पर अपने जीवन को धन्य करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से हम सभी को सावधान रहना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। वाल्मीकि की पावन जयंती का कार्यक्रम और अर्वाचीन काल में भारत के विकास को किस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। एक आत्मनिर्भर भारत तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है। इस परिकल्पना को देने वाले राष्ट्रपति सभे नानाजी देशमुख की भी पावन जयंती है। मैं सबसे पहले दोनों महर्षि वाल्मीकि जी को और राष्ट्रपति नानाजी देशमुख की पावन स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। अपनी शुभकामनाएं आप सबके लिए देता हूं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 2,237 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 2,590 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,48,644 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 93.45% हो गई। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,237 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2,590 है। इस प्रकार अब ये 7वां सप्ताह है जब प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। आज ये 43वां दिन है जब हर दिन हमने एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में गिरावट देखी है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 24,431 है, जो हमारे 17 सितंबर के पीक नंबर 68,235 से 43,804 कम है।
अर्थात जो हमारा पीक 17 सितंबर को आया था नंबर्स में, उससे 64.2% की गिरावट हुई है एक्टिव इन्फेक्शन केसेस में। अब तक प्रदेश में संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की कुल संख्या बढ़कर के 4,48,644 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब बढ़ के 93.45% हो गया है, 93.45%। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को अभियान चलाकर जागरूक किया जाए। लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आर्थिक गतिविधियों के संचालन में तेजी लाई जा रही है। औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ MSME सेक्टर में रोजगार सृजन के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध हो, इस दिशा में काम किया जा रहा है। आम जनता की जागरूकता के लिए भी विशेष अभियान चलाने का उन्होंने निर्देश दिया है कि जनता को इस तरह से जागरूक किया जाए कि वो ये ना समझें कि ये बीमारी ख़त्म हो गई है, कम हुई है लेकिन पुनः आ सकती है। इसलिए आवश्यक है सब लोग सावधानी बरतें। और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी ये निर्देश दिया है कि टेस्टिंग किसी भी हाल में घटाई नहीं जाए, प्रयास किया जाए टेस्टिंग ज़्यादा बढ़े और फोकस टेस्टिंग, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने बताया वो कर रहा है, फोकस टेस्टिंग की जाए। इसके साथ साथ जैसा कि संक्रमण कम हो रहा है, प्रदेश में हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट जोन भी कम हो रहे हैं, प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से पुनर्संचालन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योगों के लिए नई नीतियां लाई गई हैं, उद्योगों के लिए उनकी स्थापना को और आसान किया गया है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये विराम। अरे आशा बहन, बस देखे आइल बानी कि घर में कौनो बच्चा के बुखार ता नहीं खे आवत। छुटकी के हल्का से बुखार आ रहल बा, मौसम बदलता ना। अरे फिर तो एके लेके तुरंत ब्लॉक या जिला के सरकारी अस्पताल जा। काहे? बुखार शुरू ही तो भइल बा। अरे नहीं दीदी, कौनो बुखार दिमागी बुखार हो सकेला। ई बच्चा के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बना सकेले और दिमागी बुखार जानलेवा हो सकेले। अरे बाप रे, हम छुटकी के अब्बे लेकर जाता नहीं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। संत कबीर नगर में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृत पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार का यही लक्ष्य है कि प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना छत के न रहे। इस मिशन को लेकर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आवास प्लस में रजिस्टर्ड परिवार 1,22,852 लोग पंजीकृत हैं, जिसमें प्रथम चरण में सत्यापन के उपरांत 92,763 लोगों को लक्षित किया गया है। इसी क्रम में आज 40 महिलाओं के परिवार को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा 40 लोगों के घरों की मैपिंग कर ली गई है और लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त 40,000 रुपए पहुंच गई है। हमार घर बालू शासन किस्माती नाम होए और ओदी और मोती अपने दया से हमें छप्पर का हमार घर रहा, आवास मिल गई, बहुत खुशी की बात।
बहुत अच्छी बात है, बहुत परेशानी रही, परेशानी दूर हो गई। हमारा नाम शर्मिला देवी है, मैं बेलराय की निवासी हूँ। हमारा मकान छप्पर था, हमें बहुत परेशानी होती, बरसात में हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने हमें आवास दिया, हम बहुत इससे खुश हैं, हमारी परेशानियां दूर हो गई हैं। हमारा नाम इसरावती हो, हम बालू शासन का रहे वाली हुई। मोदी सरकार आवास देने हैं, हमने बहुत परेशान रही, छप्पर का घर रहा, पूरी परिवार बहुत खुशी है। लोकतंत्र की मूल भावना लोक हितकारी योजनाओं को संचालित करते हुए जो संकल्प लिया है कि 2022 तक हम सभी बेघरों को पक्का घर देंगे, उस लक्ष्य को पूरा करते हुए उस तरफ मजबूती से कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से 3 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14,61,000 आवास लाभार्थियों को दिए और वो बनकर के तैयार हो गए। शेष पूरे उत्तर प्रदेश में 54,31,862 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें हम आवास देने जा रहे हैं। इस वर्ष अभी हमको 5,25,000 आवास पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार से लक्ष्य मिला है और उस क्रम में आज संत कबीर नगर जनपद में 16,000 से अधिक आवास संत कबीर नगर के लिए स्वीकृत हुआ है। आज इस सभा मंडप में 40 लाभार्थियों को हम सभी ने स्वीकृति पत्र वितरित किया है, उनको शुभकामनाएं दिया है, वो अपना आवास बनाएंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फिरोजाबाद के कोटला क्षेत्र में की गई चुनावी सभा में विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने टुंडला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब अपराधी खौफ में हैं, अपने गुंडागर्दी का अंत करने की जिम्मेदारी दी है। हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, आपके द्वारा दिए गए राजस्व का एक पाई का उपयोग किया जाता है। इसलिए कि आपने कमल खिलाया है सुशासन का, हमें गुंडागर्दी का अंत करने के लिए आपने हमें जिम्मेदारी दी थी। हमने चुनाव के समय उस समय भी वादा किया था और आज भी वादा कर रहे हैं। जो स्वप्न आपके हैं वही स्वप्न हमारे हैं। जितना संसाधन है उसका एक पाई का सदुपयोग कर रहे हैं। जितना राजस्व आता है लूट करके कोई तिजोरी भरने वाला हमारी सरकार में नहीं है। फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी संजीव कुमार चक के लिए जनता से वोट की अपील की। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने सपा और भाजपा को आड़े हाथ लिया और बसपा को प्रदेश की जनता के लिए एकमात्र विकल्प बताया। अमरोहा जिले में नौगांवा सादत विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई हैं। भाजपा नेता एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी प्रत्याशी संगीता चौहान के पक्ष में आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जिले के बादशाहपुर में आयोजित जनसभा में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चेतन चौहान ने जहां देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, वहीं राजनीति में आकर लोगों के लिए आदर्श बन गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों के आगे विपक्ष बौना साबित हो रहा है। समाजवादी पार्टी नेता एवं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने जिले के परपसरा गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी जावेद आब्दी के पक्ष में अपील की। कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्व सांसद राशिद अलवी ने उपचुनाव के मद्देनजर प्रेस वार्ता कर पार्टी प्रत्याशी कमलेश सिंह की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जीत के साथ उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी कांग्रेस का कब्जा रहेगा। आने वाला समय ये सपा वाले भी जानते हैं, ये बसपा वाले भी जानते हैं, ये कांग्रेस वाले भी जानते हैं। इन्होंने लंबे समय तक देश और प्रदेश में शासन किया, देश और प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। हम लोग चुनाव के मैदान में जनता से अपील लेके आए हैं ऑलरेडी जावेद आब्दी साहब के लिए, और इसलिए लेके आए कि समाजवादी लोगों ने काम किया है, गन्ना किसानों के मूल्य बढ़ाया था, गन्ना किसानों का समय से भुगतान किया था। ये बाई इलेक्शन इस बात का तय करेगा कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस प्रत्याशी कृपा शंकर शंखवार के समर्थन में घाटमपुर में क्षेत्र की जनता के बीच जाकर चुनावी प्रचार किया। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी भारी वोटों से जीतेंगे।
तमाम विषयों और मुद्दों को लेकर हम आज घाटमपुर की जनता के बीच में आए हैं। हमें भरोसा और विश्वास है कि घाटमपुर की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर जी भारी मतों से जीतेंगे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार ने रोजगार के अवसरों के सृजन एवं राज्य के निवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने कहा कि प्रदेश में व्यावसायिकता सुगमता हुई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा घोषित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 3 सालों में 14th रैंक से 12 रैंक्स ऊपर आए हैं और इस बार हम लोग की रैंक 2nd रही है ऑल ओवर इंडिया। इस बार जो हम लोगों को रिफॉर्म प्लान लागू करना था, 187 प्लान लागू करने थे, उसमें से हम लोगों ने 186 सुधारों को, रिफॉर्म्स को लागू किया। इसके अलावा अब जो हम लोग वर्तमान समय में कर रहे हैं वो जो कंप्लायंस बर्डन है उसको कम करने के लिए, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कंप्लायंस बर्डन है अलग अलग एक्टिविटीज़ में, उसको कम करने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 3-4 चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक तो रिन्यूअल्स का जो प्रोसेस है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, इंस्पेक्शंस और जो फाइलिंग करनी होती है उनको वेरियस रिटर्न्स की, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। 80 इस तरह के प्रोसेसेस को सिलेक्ट किया गया है जो 15 डिपार्टमेंट्स में के अक्रॉस हैं और उन 80 में से 52 प्रोसेसेस को हम लोगों ने सिंप्लीफाई भी कर दिया है और बाकी जो बचे हुए हैं उसको हम लोग 31 मार्च तक पूरा कर देंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में विगत 6 माह में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निवेश की परियोजनाओं के लिए 426 एकड़ भूखंड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ राज्य में 40 से अधिक निवेश आशयों को आकर्षित करने में भी सफलता मिली है, जिनमें जापान, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया समेत 10 देश हैं जिनके 45,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सम्मिलित हैं। हेल्प डेस्क भी डिपार्टमेंट ने 3 बनाई हुई हैं और वेरियस कंट्रीज़ के साथ मिल करके, फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, कोरिया, इनसे भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट लीड्स मिली हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट द लीड्स हैव आई मीन दो प्रोसेसेस हैव फ्रक्टिफाइड, बट इन्वेस्टमेंट लीड्स मिली हैं जिनको हम लोग परस्यू कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो मैंने मेंशन करते हैं, आई विल गिव सम मोर डिटेल्स। हीरानंदानी ग्रुप ये डेटा सेंटर में 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। उनको ज़मीन 20 एकड़ ज़मीन ग्रेटर नोएडा में अलॉट हो गई है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको मिल गई, जल्दी ही वो लोग काम शुरू करेंगे और नॉर्थ इंडिया का ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। देयर इज अनदर कंपनी, अ ब्रिटिश कंपनी बाय द नेम ऑफ एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड और एबी मॉरी, ये ईस्ट बनाने के लिए 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्होंने बरगढ़ में जमीन अलॉट यूपी सीडा से करा ली है। नीति आयोग द्वारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक को एक मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में सेवापुरी ब्लॉक के निवासियों के व्यवहार परिवर्तन की जरूरत समझते हुए नीति आयोग ने दिल्ली से एक विशेष ट्रेनर का दल सेवापुरी ब्लॉक के लिए भेजा है। आज दिन में दिल्ली से आए हुए दल के लोगों ने सेवापुरी ब्लॉक के गांव से चयनित लोगों को एक मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण देना शुरू किया। इसी दल में आए सदस्यों ने बताया कि इस सेवापुरी ब्लॉक का
विकास हो तो गया है, लेकिन विकास के अनुरूप लोगों को अपने व्यवहार व दैनिक क्रियाकलापों में विशेष परिवर्तन की आवश्यकता होगी, तभी वे विकास का लाभ पूर्ण रूप से ले सकेंगे। CSBC जो है वो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कार्य कर रहा है, ताकि हम उनके व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन लाएं कि जो सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं वो उसको लागू कर पाएं, अपने जीवन में ला पाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेवापुरी ब्लॉक पूरे जो है पूरे भारत में ये पहला नीति आयोग से संबंधित है और इसको एक आदर्श ब्लॉक के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, ताकि अन्य ब्लॉक भी इससे फिर सीख लेते हुए और ब्लॉकों पे भी पूरी जो है सभी सुविधाएं और जो हमारे योजनाएं हैं इन सबसे आच्छादित की जा सके। तो इनको ध्यान में रखते हुए आज जो ट्रेनिंग कराई जा रही है उस ट्रेनिंग का मेन मकसद है व्यवहार परिवर्तन। हजरत मोहम्मद साहब का यौम पैदाइश ईद मिलादुल नबी आज पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस का असर इस त्यौहार पर भी देखने को मिला। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सीमित कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ में उठने वाले 2 बड़े जुलूसों को स्थगित कर दिया गया। सीमित संख्या में लोग दरगाहों और मस्जिदों में इबादत के लिए पहुंच रहे हैं। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि महामारी को देखते हुए लोग कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सभी जुलूसों और इबादतगाहों में पालन किया जा रहा है। आज 12 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर मैं तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सब लोग इस बात की भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि ऐसे हालात में कोविड-19 के प्रोटोकॉल और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को सब लोग फॉलो कर रहे हैं और जुलूस जलसे नहीं मुनक्किद किए गए हैं। और सबसे मेरी यही अपील है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इंसानियत का पैगाम है उस पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी अमल करने के लिए उसकी तलकीन करें, तभी जा कर के हम लोग सही तौर पर आज के इस मुबारक दिन को मनाने वाले। शरद पूर्णिमा पर कोविड-19 के नियमों के बीच नियमानुसार खोले गए वृंदावन में भगवान रंगनाथ जी के मंदिर में भक्तों ने दर्शन किए। रंगनाथ जी मंदिर सुबह निर्धारित समय से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान रंगनाथ के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। विधि विधान से मंदिर के पश्चिम द्वार पर पूजन अर्चन किया गया। मंदिर के द्वार खुलते ही भक्त भगवान रंगनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो उठे। श्रद्धालुओं का मुख्य द्वार पर तापमान नापने के बाद सैनिटाइजर कराकर ही प्रवेश दिया जा रहा था। बिना मास्क के श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान के दर्शन कर रहे थे। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेड किया गया है, गोले बना के उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा जा रहा है। बाहर घुस रहे हैं तो उनका टेम्परेचर तापमान भी देखा जा रहा है और सैनिटाइज भी किए जा रहे हैं हाथ। और चूँकि मंदिर काफ़ी बड़ा है तो उस तरह की समस्या नहीं आ रही है कि भाई एक दूसरे से मतलब चिपट के लोग खड़े हों। काफ़ी जगह है तो आराम से लोग आ रहे हैं। प्रवेश द्वार अलग बनाया गया है, निकास अलग बनाया गया है, तो लोग आ रहे हैं और निकल रहे हैं। एक संकट काल का अवसान का समय है। कोरोना महाकाल ऐसा इतिहास में ना कभी हुआ ना कभी आगे होगा। इतने दिन मंदिर बंद रहे, लगभग 7 महीने मंदिर बंद रहे। वृंदावन के ब्रजवासियों की जो कि सारी व्यवस्था इसी मंदिरों के ऊपर आधारित है, उस मंदिर की व्यवस्था का पुनः संचार होगा, पुनः चक्र घूमेगा, ऐसी हमारी आशा है। और सभी तीर्थयात्री जो वृंदावन में आएंगे रंगनाथ मंदिर का दर्शन करके प्रसन्नचित्त होंगे। इस मंदिर का निर्माण लगभग 180 वर्ष पूर्व में हुआ है। यहाँ पांचरात्र विधि से विधिवत कृष्ण यजुर्वेद से पूजन होता है। कोरोना काल में 22 मार्च से जैसा प्रशासन का निर्देश था उसके अनुसार मंदिर का बंद रहा, लेकिन विधिवत यथावत जो भी मंदिर के उत्सव वगैरह थे बराबर यथावत यहाँ पर हुए। भोगराग अर्चना इत्यादि सब एका कार्य यहाँ पर संपन्न हुए। जो प्रमुख लोग हैं सबका बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान यहाँ की रंगनाथ मंदिर की जो प्रबंध कमेटी की CEO हैं बहन अंगा श्रीनिवासन जी, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने इस बात को समझा कि अब डिस्टेंस के साथ दर्शन कराए जाएं तो बहुत से श्रद्धालुओं को वंचित नहीं रहना पड़ेगा दर्शन से।
और अब बात अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं ये क्या पहल है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर कई विकास परियोजनाओं को देश को किया समर्पित। केवडिया में एकता क्रूज सेवा की शुरुआत। प्रदेश में पिछले 7 सप्ताह से कोरोना संक्रमण की गति में आ रही है कमी। ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 4,48,644। रिकवरी रेट 93.45%। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार में आई तेजी। विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनता से मांगे वोट। और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुल नबी का पर्व। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत कार्यक्रमों का आयोजन। मौलानाओं ने कहा गाइडलाइन का पालन करते हुए करें इबादत। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा फिलहाल इजाजत। नमस्कार।